नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने सोमवार को 3084 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं जो रिलायंस ग्रुप चेयरमैन अंबानी और उनकी कंपनियों से जुड़ी हैं। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में की गई है। अटैच की गई संपत्तियों में मुंबई के पाली हिल में अंबानी का घर और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद और थाने में कई रिहायशी और कारोबारी संपत्तियां शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने दिल्ली के महाराजा रणजीत सिंह मार्ग पर स्थित रिलायंस सेंटर की जमीन भी जब्त की है। मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ा है, जहां यस बैंक ने 2017 से 2019 के बीच करीब 5000 करोड़ का निवेश किया था। बाद में यह रकम एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गई। ईडी का आरोप है कि 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम को अलग अलग कंपनियों के जरिए इधर उधर किया गया। इसी मामले में सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज की थी, जिसके आधार पर अब ईडी की कार्रवाई हो रही है। बिहार में सोमवार का दिन पूरी तरह सियासी सुपर मंडे बन गया है। चुनावी मुकाबले में आज प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, प्रियंका गांधी वाड्रा और योगी आदित्यनाथ सभी अलग अलग जिलों में रैलियां करेंगे। पीएम मोदी की रैलियां उत्तर बिहार के सहरसा और कटिहार में होंगी, जबकि अमित शाह की 3 सभाएं शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में तय हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभालेंगी। उनकी सभाएं सहरसा और लखीसराय में होंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण और पटना में 4 चुनावी रैलियां करेंगे। इससे पहले रविवार को पटना में पीएम मोदी का रोड शो जबरदस्त भीड़ के साथ सफल रहा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। विपक्ष का कहना है कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर कराना एक राजनीतिक चाल है, ताकि सच्चे वोटरों के नाम काटे जा सकें। चेन्नई में हुई सर्वदलीय बैठक में डीएमके और उनकी सहयोगी पार्टियों समेत कुल 40 दलों ने हिस्सा लिया। स्टालिन ने कहा कि वोट देना लोकतंत्र की आत्मा है और आज वही अधिकार खतरे में है। हम सुधारों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बिहार की तरह एसआईआर के जरिए लोगों के वोटिंग अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट को सही बनाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त समय और तनाव मुक्त माहौल होना चाहिए। वही सर्वदलीय बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें चुनाव आयोग से 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद एसआईआर कराने का आग्रह किया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अगर चुनाव आयोग संशोधन प्रक्रिया को रोकने में फेल रहता है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीपीआईएमएल और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन ने मिलकर महिलाओं की बड़ी मुहिम शुरू की है। इस राज्यव्यापी अभियान का नाम रखा गया है बदलो सरकार, बदलो बिहार। इस विमेन कैंपेन ब्रिगेड का मकसद महिलाओं को जागरूक करना और उन्हें वोट देने के लिए संगठित करना है। अभियान के तहत पार्टी 20 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को मुख्य रूप से उठाएगी। इनमें महिलाओं पर बढ़ती हिंसा, माइक्रो फाइनेंस लोन का बोझ और आशा व जीविका जैसी स्कीम वर्कर्स के शोषण जैसे मुद्दे शामिल हैं। सीपीआईएमएल का कहना है कि बिहार की महिलाएं बदलाव चाहती हैं। अब समय आ गया है सत्ता बदलने और बिहार बदलने का। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है। 4 नवंबर से बीएलओ घर घर जाकर नाम जुड़वाने और सुधार फॉर्म भरवाने का काम शुरू करेंगे, लेकिन इस बीच टीएमसी ने इसे एनआरसी और जैसा कदम बताते हुए विरोध शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी का कहना है कि टीएमसी लोगों को गुमराह कर रही है ताकि वोटर लिस्ट के काम में भ्रम फैले। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी 4 नवंबर को कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार के बयान पर नया विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी बंगाल में सत्ता में आती है तो एक दिन भारत और बांग्लादेश के बीच तार की बाड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर कड़ा हमला किया। अभिषेक ने कहा कि बीजेपी का दोहरापन अब सामने आ गया है। एक ओर अमित शाह सीमा सुरक्षा की बात करते हैं, दूसरी ओर उनका सांसद सीमाएं मिटाने की। विवाद बढ़ने पर जगन्नाथ सरकार ने सफाई दी कि उनका मतलब था अगर बंगाल में विकास होगा तो बांग्लादेश खुद हमसे जुड़ना चाहेगा, इसलिए बाढ़ की जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि विकास की राजनीति में विश्वास रखती है। वहीं बीजेपी नेतृत्व ने इस बयान पर चुप्पी साध ली है और कहा कि वरिष्ठ नेता इस मामले को देख रहे हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, जो 2 दिन में ही खत्म कर दिया गया। राहुल ने कहा कि 56 इंच की छाती होने से कुछ नहीं होता। महात्मा गांधी कमजोर थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी, अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों के इशारों पर चलते हैं और नीतीश कुमार पर भी उनका पूरा नियंत्रण है। बेगूसराय में चुनावी सभा के बाद राहुल गांधी ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ तालाब में उतरकर तैराकी और मछली पकड़ने का प्रदर्शन भी किया, जो चर्चा का विषय बन गया। पीएम मोदी ने रविवार को बिहार के आरा और नवादा में हुई चुनावी रैलियों में कांग्रेस और आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और दोनों दलों के युवराज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक दूसरे को नीचे गिराने में जुटे हुए हैं। मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की घोषणा को लेकर आरजेडी ने कांग्रेस पर बंदूक तान दी और जबरन ये ऐलान करवाया कि अगर गठबंधन जीता तो मुख्यमंत्री आरजेडी का ही होगा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने मौका नहीं छोड़ा और धमकी देकर सीएम पद अपने नाम कर लिया। मोदी ने दावा किया कि एनडीए बिहार के विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, जबकि विपक्ष अंदरूनी झगड़ों में उलझा है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच विदेशी राजनयिकों का एक प्रतिनिधि मंडल राज्य के 2 दिन के दौरे पर है। बीजेपी ने रविवार को बताया कि ये राजनयिक बिहार में चुनावी माहौल को करीब से समझने और देखने आए हैं। बीजेपी के विदेश विभाग के प्रभारी डॉक्टर विजय चौथाईवाले ने बताया कि इस दौरे में जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, भूटान और दक्षिण अफ्रीका के राजनयिक शामिल हैं। ये दौरा 2 और 3 नवंबर को होगा, जिसमें वो चुनाव प्रचार और जनसंपर्क के अलग अलग कार्यक्रमों को देखेंगे। बिहार पुलिस ने जन स्वराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में अब तक 80 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में जेडीयू के मोकामा उम्मीदवार अनंत सिंह भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक अनंत सिंह को उनके साथियों के मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम के साथ शनिवार और रविवार की दरमियानी रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और कहा गया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने नाइजीरिया को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर वहां ईसाइयों पर हमले जारी रहे तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने हमारे डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को आदेश दिया है कि वो संभावित एक्शन के लिए तैयार रहें। अगर हमला हुआ तो वो तेज, खतरनाक और मीठा होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये आतंकी ईसाइयों पर हमला करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर नाइजीरिया की सरकार ने ईसाइयों की हत्या रोकने के लिए कुछ नहीं किया तो अमेरिका उसकी सारी आर्थिक मदद बंद कर देगा। ट्रंप ने नाइजीरिया को अब बदनाम देश बताया और कहा कि अमेरिका वहां जाकर इस्लामी आतंकियों को पूरी तरह खत्म कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद नाइजीरिया ने जवाब दिया है। नाइजीरिया ने कहा कि अगर अमेरिका आतंकी संगठनों के खिलाफ मदद करना चाहता है तो उसका स्वागत है, बस हमारी सीमाओं और संप्रभुता का सम्मान किया जाए। हालांकि नाइजीरिया के अधिकारियों और सुरक्षा विशेषज्ञों ने ट्रंप के दावों को गलत और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया बताया। उनका कहना है कि बोको हराम और अलकायदा से जुड़े आतंकी देश में हर धर्म के लोगों को निशाना बनाते हैं, सिर्फ ईसाइयों को नहीं। नाइजीरिया सरकार ने कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ हर मदद के लिए तैयार है, लेकिन विदेशी सेनाओं को अपने देश की सीमाओं के भीतर सीधी कार्रवाई की अनुमति नहीं देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जब तक ट्रंप सत्ता में है, चीन ताइवान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। चीन लंबे समय से ताइवान को अपने साथ मिलाने की बात कहता रहा है, लेकिन अब ट्रंप के मुताबिक बीजिंग ने ऐसा कोई कदम न उठाने का आश्वासन दिया है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर तनाव एक बार फिर बढ़ा। रविवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला आईसीसी खिताब जीत लिया। मैच से पहले कप्तान हरमनप्रीत कौर से जब पूछा गया कि जीत के बाद कैसे जश्न मनाया जाएगा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसे बड़े मौकों के लिए कोई प्लान नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि हमने इसे कई बार सपनों में देखा है और अब वही सपना हकीकत बन गया। पूरे स्टेडियम में भारत के नाम की गूंज थी और हर खिलाड़ी के चेहरे पर जीत की चमक। भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में ये सबसे बड़ा मुकाम माना जा रहा है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सोमवार सुबह एक भयानक सड़क हादसे में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और कई यात्री घायल हो गए। ये हादसा हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक जो भारी माल से लदा हुआ था 70 यात्रियों वाली बस से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और कई यात्री अंदर ही फंस गए।
कुछ लोग उस बजरी के नीचे दब गए जो ट्रक में भरी थी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीमें मौके पर पहुंची और घायलों को चेवेल्ला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि हादसे की असली वजह पता लगाई जा सके। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.